जी सर। सर अगला कंसेप्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन का, लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में, यह है हमारे पास एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। सर देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस ये किया था कि हम जब भी कैपिटल गेन निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हुए हमें अपने पास हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स्ड करना होता है। ठीक है, और इस इंडेक्सेशन के लिए हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस गिवन होते हैं, और ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें कहां से गिवन है? 2001 टू ऑनवर्ड्स। तो अब इशू ये है कि सोचिए, मेरे पास एक एसेट है और ये एसेट मैंने परचेज किया था इन द ईयर 1991-92। अब बताइए, अगर हमने एसेट 91-92 में परचेज किया है तो इंडेक्सेशन कैसे करें? सर अगर एसेट 91-92 में परचेज किया है तो सीआईआई तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए। जो बेस ईयर है दैट इज 2001-2। तो अब इंडेक्सेशन किया कैसे जाए? ऐसे में इनकम टैक्स क्या कहता है? सर देखिए, 2001-2 का सीआईआई एंड ऑनवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। 1991-92 का सीआईआई इज नॉट अवेलेबल। तो आप एक काम कीजिए, एसेट की वैल्यू 1991 से 2001 के दौरान इन 10 इयर्स बताइए इंक्रीज हुई होगी या नहीं हुई होगी? सर इंक्रीज तो होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 91 92 से जो वैल्यू है वो सेम है 2001-2 तक। मैं और पहले का कर देता हूं, 1951 कर देता हूं सर, 1891 कर देता हूं सर। 100 साल, 150 साल पहले दादाजी के दादाजी ने खरीदा था, चला रहा है इनहेरिटेंस में, प्रॉब्लम क्या है? अब ऐसे में उस टाइम तो एसेट की कॉस्ट बहुत कम रही होगी, अब उसका इंडेक्सेशन कैसे करें? सर इनकम टैक्स क्या कहता है? सर आप एक काम कीजिए, आप ना 1 अप्रैल 2001 को इस एसेट की एफएमवी निकाल लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू। और ये जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, हम इसे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट करने को तैयार हैं ऑन 1 अप्रैल 2001। और बस, अब ये कॉस्ट किस दिन की है? सर 2001 की है। अब इसके आगे आप इसको इंडेक्स कर लीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2001-2 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल ली जाएगी, और ये जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी इसको आगे इंडेक्स कर दिया जाएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सर हमने ना एक घर खरीदा, एक बिल्डिंग परचेज की 1991-92 में। उस टाइम पर बिल्डिंग परचेज की थी 5 लाख रुपीस की। हमने कहा सर देखिए, 1991-92 में हमने ये जो बिल्डिंग परचेज की है, आप एक काम कीजिए, इसकी आज की डेट की 1 अप्रैल 2001 की एफएमवी निकाल लीजिए। अब ये एफएमवी कितनी होगी? 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लेता हूं 12 लाख। तो हम कॉस्ट कितनी लेकर चलेंगे? 12 लाख। लेकिन सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है एफएमवी कम हो जाए। सर एफएमवी कम भी तो हो जाती है। अब ये तो मार्केट वैल्यू है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। एफएमवी कम हो गई, अब बताइए मैं एफएमवी 4 लाख को कॉस्ट मान लूं? सर हम असेसी को बेनिफिट देना चाहते हैं, उसकी जो वैल्यू इंक्रीज नहीं हो पाई उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसे में हम बेनिफिट के बजाय ये तो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई वैल्यू बढ़ने के बजाय ये तो उल्टा कम हो गई। इनकम टैक्स ने कहा सर नहीं, सर 5 लाख रुपए जेब से गए हैं मेरे,
आई हैव पेड 5 लाख रुपीज, इसको कम कैसे किया जा सकता है? इनकम टैक्स ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जो भी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 है, या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, विच एवर इज हायर। इनमें से जो भी हायर होगा, इनमें से जो भी हायर होगा। सर अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट है 5 लाख, एफएमवी है 12 लाख, तो विच एवर इज हायर बोलिए कितना? सर 12 लाख रुपए। और अगर आपकी कॉस्ट है 5 लाख और एफएमवी है 4 लाख, तो विच एवर इज हायर कितना आ जाएगा? 5 लाख। मैं 5 लाख को कम नहीं करूंगा, इंक्रीज कर सकता हूं। जो आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट को कम नहीं किया जाएगा इस प्रोविजन के तहत, हाँ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब एक इशू है सर, ये एफएमवी बताएगा कौन? एफएमवी पता कैसे चलेगी बताइए? सर दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सर एफएमवी ना असेसी बता देगा, असेसी। सर मेरा एसेट है, मैं वैल्यू बता दूंगा। कैसे बताऊंगा बताइए? सर अंदाजे से, मैं एस्टीमेट लगा देता हूं, एस्टीमेट। सर मैं एस्टीमेट लगा देता हूं कि इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है सर, ये एस्टीमेट कैसे लगाया जाएगा? नॉर्मल कैलकुलेशन से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, हम यहाँ सिविक सेंटर में बैठे हैं, इस टाइम पर हम एक रूम में बैठे हैं। ये रूम मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट का है। इस रूम की वैल्यू क्या होगी? सर मैं अंदाजा लगा सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए बस ये ग्राउंड फ्लोर ही है, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है, और मैंने ये पर्टिकुलर रूम परचेज करना है, 500 स्क्वायर फीट का है। जिस एरिया में ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं, सर मुझे पता नहीं, एज्यूम कर लेते हैं इस एरिया में जो बिल्डिंग की वैल्यू है, जो लैंड की वैल्यू है ना, वो 5 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है, 5 लाख रुपए गज। सर एक गज में ना 9 स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 500 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, डिवाइडेड बाय 9 कर लीजिए, ये यार्ड्स में एरिया आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख कर लीजिए, आपके पास लैंड की कॉस्ट आ जाएगी। सर लैंड की कॉस्ट विल बी 5 लाख डिवाइड इंटू 500 डिवाइडेड बाय 9। हम अभी जिस जमीन पर बैठे हैं वो कुछ 27 लाख, सॉरी 2 करोड़ 77 लाख 77,777 की होगी। ठीक है सर, जो कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन नॉर्मल सी कंस्ट्रक्शन है, कोई बहुत हाई फाई सी कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक ठाक है। 500 स्क्वायर फीट है, 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। सर 500 इंटू 1800, वैल्यू विल बी 9 लाख रुपीज। ठीक है सर, ये जहां हम बैठे हैं, इसकी वैल्यू ना कुछ 2 करोड़ 86 लाख 77,777 होगी रूम की। ठीक है, एज्यूमिंग इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कहूं इसके ऊपर तो 10 फ्लोर, 9 फ्लोर्स और हैं, और 10th ये है, तो ये जो लैंड की कॉस्ट है ना, ये 1/10 हो जाएगी। फिर मैं पूरी लैंड का मालिक थोड़ी हूँ, फिर मैं 1/10 का हूँ। ठीक है, इस बिल्डिंग में मान लीजिए 21 फ्लोर है, तो इसे डिवाइडेड बाय 21 कीजिए, जितने भी वॉट एवर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मैटर ये है सर, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन सर ये अंदाजा ना अंदाजा ही है, दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू। अगर आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोई बता सकता है क्या? यस सर, इसके लिए ना कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके पास चले जाइए, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं। ठीक है, मैंने तो अंदाजे से बताया है, वो आपको एक्यूरेट वैल्यू निकाल कर बता देंगे।
ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू निकाल कर बता देंगे कि सर आज की डेट में इस बिल्डिंग की वैल्यू सपोज 2,95,00,000 है। सर उनसे अगर आप पुरानी वैल्यू निकालने के लिए कहें ना, आप ये कहें कि सर ये बताइए इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितनी थी, सर निकाल देंगे। सर मैं भी निकाल दूंगा, लेकिन मेरी वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी, मैं अंदाजे से निकाल सकता हूं। ठीक है, आप मुझसे कहें इसका एरिया एक्यूरेटली नाप के बताइए, सर मुझे नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे एरिया एस्टिमेटेड बता दें तो मैं आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बता दूंगा 1 अप्रैल 2001 की सर। ठीक है, मैटर ये है कि सर मैं जो वैल्यू बता रहा हूं ना, दैट इज नॉट एक्यूरेट। असेसी खुद भी वैल्यू बता सकता है, वो एक्यूरेट नहीं होगी। अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से निकलवा ले तो वो एक्यूरेट हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं सर, होते तो इंसान ही है बेचारे। हमने इनसे कहा बताओ 1 अप्रैल 2001 को इस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, इन्होंने कहा 10 लाख रुपए। हमने कहा एक काम करो ना, ये जो 10 लाख है इसके इस 1 को गलती से 4 बना दो। सर इनकी बेचारों की फीस बहुत कम होती है, 2,000 रुपए में सर्टिफिकेट बना के देते हैं। ठीक है, हमने कहा एक काम करो, तुम इस 1 को 4 बना दो, हम इस 2 को 12 बना देंगे। सर गलती तो हो ही सकती है सर, है ना। अगर ऐसी गलती सच में हो जाए तो ऐसा होता था सर, बहुत होता था। लॉ मेकर्स को भी पता है कि कहां कैसे गलतियां होती हैं, है ना, वो भी चालाक होते हैं। तो उन्होंने एक प्रोविजन बना दिया। उन्होंने कहा सर आप जो 1 अप्रैल 2001 को एफएमवी ले रहे हैं ना, अगर आप बात कर रहे हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल, तो आप एक चीज और देखिए, आप ये देखिए कि 1 अप्रैल 2001 को इस बिल्डिंग की एसवीए वैल्यू कितनी। एसवीए, सर एसवीए कौन होते हैं, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, सब रजिस्ट्रार। इस एरिया में आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर खरीदेंगे या बेचेंगे तो ये रहे हमारे पड़ोस में आसिफ अली रोड पर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, यहाँ का एरिया का। आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी होगी। सर जब हम किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो उसका सर्कल रेट देखा जाता है। सर्कल रेट इसे कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, ये कोई लीगल टर्म नहीं है। लीगल टर्म क्या है सर, वैल्यू एज पर एस वी ए, इनकम टैक्स ऐसे ही कहता है। एसवीए मतलब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, या कभी कभी इसको टेक्निकली एसडीवी भी कह देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर ये वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमें रजिस्ट्रार को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। सर प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड रेट्स होते हैं। उन रेट्स के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू निकालनी होती है कि आपको कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, तो मैं अगर प्रोविजन लिखूं सर, तो इफ एनी एसेट is acquired before 1 अप्रैल 2001, देन एसेट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन on for which the asset is acquired, or FMV as on 1 अप्रैल 2001, whichever is lower. FMV as on 1 अप्रैल 2001, whichever is lower. इनमें से जो भी कम होगा सर, जैसे मैंने भी बताया, इन केस ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी. In case of immovable property, FMV as on 1st April 2001 cannot exceed the value as determined by stamp valuation authority. जी सर. सॉरी सर, हायर. स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी एज ऑन 1st April 2001. जी सर, वो एक्चुअली यहां था लोअर, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया. एफएमवी एज ऑन 1st April 2001 और SVA वैल्यू एज ऑन 1st April 2001 विच एवर इज लोअर. और इस लोअर को कंपेयर करना है विद द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर. ठीक है, इस लोअर को आप कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड विच एवर इज हायर शैल बी कंसीडर. ठीक है सर, यहां तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज. तो अगर हमने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है तो हम उसका इंडेक्सेशन नहीं कर सकते. और क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अपने पास जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है एज ऑन 1st April 2001 वो ले लीजिए. एंड दिस फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अच्छा सर, एक इशू और है. सोचिए, मैंने ना एक बिल्डिंग परचेज की सर, और ये बिल्डिंग पता है कब परचेज की सर? 1991-92 में. हमने एक बिल्डिंग परचेज की 1991-92 में. और ये जो बिल्डिंग थी ना सर, इस पे बस ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था जब हमने इसे परचेज किया. बिल्डिंग हमने खरीदी 10 लाख रुपए की. फिर क्या हुआ, 2 4 5 साल के बाद हमने इस पे एक फ्लोर और बना लिया. हमने इसे खरीदा था इन 1991-92, एक फ्लोर और बना लिया 1995-96 में. और इस पे हमने खर्चा किया 4 लाख का. सर अब हमारी बिल्डिंग में 2 फ्लोर हो गए. अब सोचिए, जब हम इस बिल्डिंग की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू ग्राउंड फ्लोर की होगी या पूरी बिल्डिंग की? सर मैंने एफएमवी निकाली एज ऑन 1st April 2001. अब मेरा एसेट तो इंप्रूव हो गया ना सर, इंप्रूव हो चुका है. अब जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो तो इंप्रूव्ड एसेट की होगी. इंप्रूव्ड एसेट की जब मैंने वैल्यू निकाली, वो वैल्यू निकल कर आई 18 लाख रुपए सपोज. तो सर इस 18 लाख में ये 4 लाख रुपए तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गए. सर आपने जब पूरी बिल्डिंग की वैल्यू निकाली तो इसमें ग्राउंड फ्लोर भी आ गया. सर इसमें फर्स्ट फ्लोर भी तो आ गया. तो आप बताइए, क्या इस 4 लाख की मुझे दोबारा से डिडक्शन मिलनी चाहिए? नहीं. बस यही बात इनकम टैक्स कहता है सर, यही बात कहता है. सर एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एनी एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1st April 2001 shall be ignored in all the cases. all. सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं 1 अप्रैल 2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं लूंगा. ठीक है, वो कुछ भी क्या हो सकता है सर, मैं बताता हूं. जरूरी थोड़ी है 18 लाख ही आए, 8 लाख भी तो आ सकता है. सर मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की,
इंप्रूवमेंट कराई 4 लाख की, और इंप्रूवमेंट कराने के बाद बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए रह गई। ऐसा हो सकता है क्या? सर मैं कह रहा हूं हो रहा है। ठीक है, मेरी बिल्डिंग के केस में हो गया है ऐसा। तो अब आप क्या मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर देंगे? सर कम तो नहीं कर सकते भाई, 10 लाख का एक्सपेंस हुआ है, आप कम कैसे कर देंगे? लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इसको तो कम नहीं करेंगे, हम 10 ही लाख लेके चलेंगे। लेकिन आपने ये जो 4 लाख रुपए का खर्चा किया था ना, अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपने जो 4 लाख का एक्सपेंस किया था, अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दिस 4 लाख shall not be considered for the purpose of computation of capital gain। आप इस 4 लाख की छूट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को तो इग्नोर करना ही करना है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में मैं हायर लेकर चल रहा हूं। सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप अगर इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मिस्टर वरुण गुप्ता परचेज्ड वन हाउस ऑन 1 अक्टूबर 1997। सर 1997, 1997 में खरीदा है कितने का? 20 लाख का। फर्स्ट अक्टूबर 1997 में एसेट परचेज किया है 20 लाख का। ही इनकर्ड 50,000 ऑन इट्स इंप्रूवमेंट ऑन 1 अक्टूबर 1998। सर ये तो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद 1998 में 50,000 रुपए क्या है? सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। सर बाकी बातें तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात तय है, दिस शैल बी इग्नोर्ड। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर। वैल्यू कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कितनी भी आ रही है, इस 50,000 को तो मैं इग्नोर करके ही रहूंगा। सर इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 was 18 लाख रुपीज। सर 1 अप्रैल 2001 में बता रहे हैं इसकी एफएमवी कितनी है? 18 लाख रुपए है। और इसी दिन सर एसवीए वैल्यू भी दी हुई है। एसवीए वैल्यू कितनी दी है? 16,80,000। बताइए हायर लेंगे लोअर? इनमें से लोअर लेंगे, दैट विल बी 16,80,000। और अब इस 16,80,000 को कंपेयर करेंगे किससे? सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख से, विच एवर इज हायर। हायर कितना आएगा? 20 लाख रुपए। हायर कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए इस पर्टिकुलर केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली जाएगी। 20 लाख रुपीज हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली जाएगी। सर आगे बता रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट कराई 10,82,250 की ऑन 1 अक्टूबर 2005। 1 अक्टूबर 2005 में इंप्रूवमेंट करा रहे हैं 10,82,250। 10,82,250। सर 10,82,250 1 अक्टूबर 2005 में इंप्रूवमेंट कराई और 1,15,00,000 का बेच दिया 1 जनवरी 2023 में। तो बस हमारे पास इसकी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स कितनी है? सर कोई एक्सपेंस नहीं दिया है इसकी सेल पर, तो ये जो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है ना, यही नेट सेल प्रोसीड्स भी हो जाएंगी, 1,15,00,000 रुपए।
बस इसमें से लेस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 331 डिवाइडेड बाय 100। सर 66,20,000। हाँ जी सर 2004-5 का CII चेक कीजिएगा प्लीज, कितना है? 10,82,250 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 117। दिस इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। 10,82,500 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 117। 30,62,000 30,61,750। ये आ रहा है हमारे पास 18,18,250 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 18,18,250। अच्छा एक छोटी सी बात सोचिए, क्या एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 April 2001, एसेट एक्वायर्ड बिफोर 2001 और कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ओनर एक साथ भी आ सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं सर, जरूरी थोड़ी है कि 1991 में एसेट असेसी नहीं परचेज किया हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है 1991 में एसेट इज परचेज्ड बाय प्रीवियस ओनर हो। प्रीवियस ओनर ने एक एसेट खरीदा, सर मेरे फादर ने एक घर खरीदा था 1991 में, फिर पापा ने मुझे दे दिया, तो हम मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी? सर तो पापा की थी, और पापा के लिए क्या होगी? सर अब आप 1991 की वैल्यू थोड़ी लेकर चलेंगे, अब आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को किससे? सर एफएमवी एज ऑन 1 April 2001, विच एवर इज हायर। ठीक है, जो भी हायर अमाउंट होगा वो कंसीडर कर लिया जाएगा। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो अगर एसेट प्रीवियस ओनर ने परचेज किया है और प्रीवियस ओनर का परचेज्ड एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो भी सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई किया जाएगा। जी सर, ये हमारे पास हो गया कंसेप्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1 April 2001। सर एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर चिराग अनेजा परचेज्ड अ हाउस ऑन 1 October 1981 फॉर ₹3,75,000। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 3,75,000। कब परचेज किया है? 1981 में परचेज किया है सर। ही इनकर्ड 1 लाख रुपीज ऑन इट्स इंप्रूवमेंट ऑन 1 October 1991। सर इंप्रूवमेंट कराई 1991 में, बताइए क्या करें?
सर सोचना ही नहीं है, बस इग्नोर कर देना है। इट शैल बी इग्नोर्ड इन ऑल द केसेस, ये तो कंसीडर हो ही नहीं सकता। आगे बता रहे हैं इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 15,25,000। सर एसवीए वैल्यू भी गिवन है नीचे 13,25,000। ठीक है, बताइए कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे? वैल्यू एज पर एसवीए और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। 15,25,000 या 13,25,000, विच एवर इज लोअर कितना आ जाएगा? 13,25,000 आ जाएगा। और सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,75,000 आ जाएगा, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हायर हो जाएगा 13,25,000 रुपीज। 13,25,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और उसके बाद की जितनी भी इंप्रूवमेंट्स हैं वो तो हम ले ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये बता रहे हैं इन्होंने ये घर अपने भाई पंकज जनेजा को गिफ्ट कर दिया, और जिस दिन पंकज जनेजा को गिफ्ट किया है ना, घर की एफएमवी इज 20 लाख रुपीज। बताइए एफएमवी का क्या करें? सर कुछ भी नहीं करेंगे, हमने गिफ्ट की डेट की एफएमवी का कोई प्रोविजन डिस्कस नहीं किया। हाँ बस एक बात इंपॉर्टेंट है, सर बाय चांस अगर गिफ्ट ही 1 अप्रैल को किया होता तो मैं एफएमवी ले लेता, लेकिन फिर मैं एफएमवी जो ले रहा हूं ना, डेट ऑफ गिफ्ट की नहीं ले रहा सर, 1 अप्रैल 2001 की ले रहा हूं। अब बाय चांस अगर ये दोनों डेट सेम होती तो मैं 1 अप्रैल की ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे लिए डेट ऑफ गिफ्ट की एफएमवी इररेलेवेंट है, मुझे एफएमवी कौन सी चाहिए होती है? सर मुझे तो एफएमवी 1 अप्रैल 2001 की चाहिए हमेशा, कैसे भी बता दे क्वेश्चन। हाँ जी, मिस्टर अनेजा एक्सपायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005, और ये प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? इनके बेटे के पास चली गई। अब बताइए वैल्यू किसकी लेकर चलेंगे? सर वैल्यू तो पुरानी लेकर चलेंगे, लेकिन टैक्स अब किसके हाथ में लगेगा? अब अंकित अनेजा के हाथ में लगेगा, बेटे के हाथ में। सर 2 प्रीवियस ओनर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है? 1 प्रीवियस ओनर हो, 2 प्रीवियस ओनर हो, 10 प्रीवियस ओनर्स हो, हमें कॉस्ट कौन सी लेकर चलनी है? सबसे पहली वाली। अब सबसे पहले जो एसेट खरीदा गया था, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा गया था, तो हम साथ में एफएमवी कंसीडर कर लेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2001। क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, तो हम एसवीए वैल्यू भी ले लेंगे, एसवी और एफएमवी विच एवर इज लोअर, इस लोअर को कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। ठीक है सर, हायर को इंडेक्स कर लिया जाएगा 2001-2 को बेस ईयर मान के। ठीक है, इंप्रूवमेंट किसकी ली जाएगी? सर सबकी, 2001 के बाद की। 2001 के बाद 10 प्रीवियस ओनर्स हो, मैं सबकी इंप्रूवमेंट लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी सर। अगला कंसेप्ट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेक्शन 50C। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 50C। बात को पहले ना थोड़ा सा समझ लेंगे। सर देखिए हमारे यहां होता क्या है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये मिस्टर बी को बेचना चाहते हैं। तो अगर मिस्टर ए कोई बिल्डिंग मिस्टर बी को बेचना चाहते हैं, तो जब भी हम कोई बिल्डिंग बेचते हैं ना सर, बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। सर मेरे पास एक एसेट है, आई हैव अ पेन, मैं ये बेचना चाहता हूं, मुझे इसे बेचने के लिए क्या करना होगा? सर बस डिलीवरी देनी होगी। ठीक है, बस मैंने ये पेन आपको डिलीवर किया, बिक गया। ठीक है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। इमूवेबल प्रॉपर्टी को तभी बिका हुआ माना जाएगा जब जब आप इसकी रजिस्ट्री कराएं।
बिना रजिस्ट्री के इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इशू ये है, आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा सर? रजिस्ट्री करानी होगी। बिना रजिस्ट्री के भी बेच सकते हैं क्या? जी सर, हाँ बेच तो सकते हैं सर। एक और मोड चलता है मार्केट में, वैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लोग पावर ऑफ अटर्नी कर देते हैं। ठीक है, आप पावर ऑफ अटर्नी कर दीजिए, उसके थ्रू एसेट को बेच दीजिए। ठीक है सर, जितनी भी पावर ऑफ अटर्नी की जाती हैं वो सब गलत है। इनमें से किसी की भी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर, मेरा नहीं है। 2004 के बाद से जितनी भी पावर ऑफ अटर्नी हो रही हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वैलिड है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सर वो इनवैलिड है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर जज साहब को दिखाएं ना कि देखो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, पावर ऑफ अटर्नी है मेरे पास, वो मानेंगे नहीं। ठीक है, आपको अगर पावर ऑफ अटर्नी करानी है तो वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब तक आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं एंटर कर रहे सर, प्रॉपर्टी बिकी हुई है ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री नहीं कराई, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसी की है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में पैसे वापस लेने के लिए तो केस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए केस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोर्ट में जाकर कहेंगे ना कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जज साहब कहेंगे नहीं खरीदी थी। हाँ, आपने पैसे दिए हैं, पैसे वापस दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सेल तब तक सेल मानी ही नहीं जाएगी जब तक आप रजिस्ट्री ना करा दें। तो अब इशू ये है कि सर, रजिस्ट्री जब हम कराते हैं ना तो हमें कुछ थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ ये थोड़ी सी फीस ना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मिस्टर एक प्रॉपर्टी बेच रहे थे 5 करोड़ रुपए की। जब ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो रजिस्ट्रार साहब इनसे फीस मांगेंगे। नॉमिनल फीस है बस कुछ 35 लाख रुपए। 7% की स्टैंप ड्यूटी होती है सर दिल्ली की। 35 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और ये पैसे देगा कौन? सर ये पैसे देता है बायर। भाई सेलर को क्या है, आप सेलर से कहेंगे कि तुम दो, तो वो कहेगा नहीं देता, कराई नहीं रहा रजिस्ट्री, मत कराओ। ठीक है सर, मैं अगर सेलर हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम किसको होने वाली है? बायर को। तो पैसे भी कौन देगा? बायर देगा। ठीक है सर, बायर को ना 35 लाख रुपए देने पड़ेंगे, रजिस्ट्री के चार्जेस। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम एक और है सर। मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदी थी सर 2001-2 में, या और पहले। और ये कितने की खरीदी थी? 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 10 लाख की खरीदी थी। ठीक है सर, अब प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए। सर दिल्ली में खासतौर पर अगर आप पिछले 20 सालों में देखें ना, वैल्यू बहुत बढ़ गई। पिछले 15-20 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा। सर ये चल नहीं पाएगा। हाँ जी, पिछले 10-15-20 सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 10 लाख रुपए में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए 5 करोड़ रुपए। ठीक है सर, अगर 10 लाख वाली बिल्डिंग ये आज की डेट में 5 करोड़ की बेचेंगे तो सर ह्यूज प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। 5 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है सर? 10 लाख का खरीदा था ना, इंडेक्स कर लीजिए, 33,10,000 रुपए। सर प्रॉफिट कितना आएगा? 4 करोड़ 66 लाख 90,000 रुपीज। सर बस नॉमिनल प्रॉफिट है 20% का। नॉमिनल टैक्स 4 करोड़ 66 लाख 90,000 का 20%। सर 9,33,800 रुपीज। ठीक है सर, इस पे एक नॉमिनल से सरचार्ज होता है 15% का। ठीक है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर एलटीसीजी पे 15 है मैक्सिमम। नहीं, आया 93 है, आप चिंता मत कीजिए। सर
1,11,68,248 सिर्फ। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेची और 5 करोड़ की बिल्डिंग बेचकर 1,11,00,000 रुपए टैक्स में चले जाएंगे। सर तीसरी प्रॉब्लम, मिस्टर बी, इन्होंने 5 करोड़ की बिल्डिंग बेची, 35 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी, सॉरी खरीदी खरीदी, बायर, ही इज द बायर। मिस्टर बी ने बिल्डिंग परचेज की 5 करोड़ की, 35 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी। जैसे ही ये इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराएंगे ना, रजिस्ट्रार साहब फौरन बताएंगे, बताइए किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है सर, जो भी इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना, आप 30 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है, 30 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी बेचिए, इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एओ साहब घर पहुंच जाएंगे इनके मिठाई लेकर, कहेंगे बेटा 5,35,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, जबरदस्त, बताओ पैसे कहां से आए। ठीक है, सोर्स ऑफ मनी आपका क्या है। अब मान लीजिए अगर मिस्टर बी, इनके पास इसका सोर्स ना हो तो सर बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे ये बेचारे। ठीक है, अगर ये बता ना पाए कि इनके पास पैसे कहां से आए तो सर नॉमिनल टैक्स है सर, थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाते हैं हम ऐसी सारी चीजों पर। सर 60% का टैक्स है, 25% का सरचार्ज है, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, टोटल मिलाकर बस 78%। 10% की लगेगी पेनल्टी, 85.8% का टैक्स होगा बस। ठीक है सर, पुराने जमाने में होता क्या था कि लोगों को लगा कि यार ये तो हम तो टैक्स ही देते रह जाएंगे। मिस्टर बी को लगा 35 लाख पहले मैं यहां दूं स्टैंप ड्यूटी के, फिर मुझे सोर्स बताना है कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए, तो ये पैसे कहां से आने चाहिए, टैक्स पेड इनकम से आने चाहिए। मतलब ये जितने भी पैसे कमाते हो उस पर टैक्स देते रहे हो हमेशा। ठीक है, 5,35,00,000 रुपए तो तभी आ पाएंगे किसी के पास जब वो 30% स्लैब में इनकम अर्न करता होगा, 40, 50, 80 लाख रुपए साल के कमाता होगा। ठीक है, अब इशू क्या था, मिस्टर बी पैसे तो बहुत कमाते थे, टैक्स नहीं देते थे। कमाते थे 1 करोड़ रुपया, इनकम टैक्स में डिक्लेयर करते थे 5 लाख रुपए, और बाकी 95 लाख का क्या करते थे सर, बोरे में भर के घर में छुपा लेते थे। और होते होते बहुत ढेर सारे बोरे इनके पास जमा हो गए, इन्होंने कहा क्या करूं, इन्होंने कहा बिल्डिंग खरीद लेता हूं। सर हमारे यहाँ ब्लैक मनी ज्यादातर तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है। अब इशू ये है कि पैसे हैं इनके पास, सोर्स नहीं बता सकते। ठीक है, तो क्या करें, तो इट इज वेरी कॉमन, आज भी होता है, बस आज थोड़ा कम होता है, पहले बहुत ही ज्यादा होता था। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि भाई मैं ये बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, आप खरीदोगे। बी ने कहा खरीदूंगा। सौदा तय हुआ 5 करोड़ का। बी ने कहा भाई एक बात कहना चाहता था छोटी सी। ए ने कहा हाँ बताओ ना। इन्होंने कहा यार एक काम करो ना, मैं आपको 5 करोड़ रुपए में से 50 लाख चेक से दे देता हूं और 4,50,00,000 रुपए कैश में ले लो प्लीज। ठीक है, ये तो खुशी हो गई, कहने लगे सर मैं तो खुद ही कहना चाह रहा था। ठीक है सर, टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा था, 1,11,00,000 रुपए तो टैक्स में ही जा रहे थे। ठीक है सर, दोनों को बड़ा फायदा हो गया। अब इससे क्या क्या फायदे हुए सर, पहला फायदा बी का, स्टैंप ड्यूटी बच गई सर, स्टैंप ड्यूटी बच गई। इन्हें 5 करोड़ के ऊपर 7% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती, अब 50 लाख पर ही देंगे, 3.5 लाख रुपए। सर मिस्टर ए 50 लाख रुपए की सेल प्रोसीड में से जब 33,10,000 रुपए माइनस करेंगे ना, इनका कैपिटल गेन तो 16,90,000 ही आएगा बस। 16,90,000 के ऊपर 20% ये टैक्स दे देंगे। सर 3,38,00,000 रुपए, सॉरी 3,38,000 रुपए।
3,38,000 रुपए। और सर इधर से मिस्टर बी, अब इनकम टैक्स वाले इनसे कितने रुपए का सोर्स पूछेंगे? 53,50,000। ठीक है सर, 1/10 हो गए पैसे, इतने का सोर्स तो बता ही देंगे। ठीक है, कुछ अपनी इनकम दिखा देंगे, कुछ इधर उधर से रिलेटिव से गिफ्ट दिखा देंगे, लोन दिखा देंगे, 10 तरीके हैं सर, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना सर। 5,35,00,000 का सोर्स बताना इज वेरी डिफिकल्ट। 53,50,000 इज वेरी इजी। तो पुराने जमाने में ना सर बहुत ज्यादा घपलेबाजियां होती थी। अब इसको कैसे रोका जाए? इसके ऊपर सबसे पहला स्टेप उठाया रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज ने। सर रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ये। ठीक है, ये रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज ने इन सारी प्रॉपर्टीज के मिनिमम रेट फिक्स करने शुरू किए। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सर एक बहुत बढ़िया एरिया में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लोग इतने सस्ते में बेच देते हैं, ये बेसिकली झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए? सर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने हर एरिया में, सर स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है, हर एरिया में एक मिनिमम रेट फिक्स करना शुरू किया प्रॉपर्टी का। इन्होंने कहा सर आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ना, इस रेट से कम पे नहीं बेच सकते। ठीक है, हमने अपने पास हर एरिया के रेट फिक्स कर दिए। सर ये जो रेट्स हैं अभी भी मार्केट रेट से कम ही है। हाँ, जो पहले इतनी ज्यादा घपलेबाजी होती थी कि लोग कुछ भी बोल दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब जो घपलेबाजी है ना, उसका जो एक्सटेंट है, वो पहले 90% की घपलेबाजी किया करते थे, अब 20 की करते हैं, 30 की करते हैं। घपलेबाजी तो अभी भी होती है सर। ठीक है, इंडिया में घपलेबाजी ना हो ऐसा तो सर हो ही नहीं सकता सर। ठीक है, हाँ, इंडियंस आर करप्ट बाय नेचर, हमारे खून में करप्शन है सर। जी सर, मार्केट रेट जल्दी जल्दी चेंज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रेट बहुत बहुत टाइम में चेंज होते हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली के सर्कल रेट बढ़े नहीं है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे सरकार ने 20% कम कर दिए थे। कोविड के टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट्स, मार्केट में पैसा ही नहीं था किसी के पास, बहुत डाउन हो गए थे। उस टाइम पर गवर्नमेंट ने इसे 20% कम कर दिया था। अभी 2 साल पहले इसको फिर बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो पुराने जो घपलेबाजियां थी ना, उसको बहुत हद तक कम कर दिया। ठीक है सर, घपलेबाजी तो अभी भी होती है, लेकिन उस घपलेबाजी को ना इस मेथड से हमने कुछ हद तक कम कर दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में इनकी ये प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने कहा सर ऐसा है, मान लो ये 200 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी है और मान लीजिए ये द्वारका में है। गवर्नमेंट ने कहा सर द्वारका के अंदर प्रॉपर्टी का रेट 2 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड्स मिनिमम, इससे कम आप कह ही नहीं सकते। सर 200 गज की प्रॉपर्टी है, 2 लाख रुपए गज का रेट है, तो प्रॉपर्टी का मिनिमम रेट कितना हो गया? 4 करोड़ रुपए। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी रजिस्ट्रार के पास पहुंचे और ये कहने लगे सर हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कितने की? 50 लाख की। रजिस्ट्रार ने कहा बेटा नॉट पॉसिबल। प्रॉपर्टी का रेट कितना? 4 करोड़ रुपए। इन्होंने कहा सर हम तो बेचना चाहते हैं 50 लाख की। रजिस्ट्रार ने कहा बेच दो, बेचने पे मना नहीं है, बेचिए ना, कौन मना कर रहा है। बस आपको जो स्टैंप ड्यूटी देनी है, वो स्टैंप ड्यूटी 4 करोड़ पे लगाएंगे। हाँ, अगर बाय चांस ये कहते कि मैं ये प्रॉपर्टी 5 करोड़ की बेच रहा हूं, तो रजिस्ट्रार साहब कहते कि बेटा वाह बहुत अच्छे आदमी है यार तुम तो, स्टैंप ड्यूटी पे 5 करोड़ पे लगाएंगे। आप इससे ज्यादा बता सकते हैं, कम नहीं बता सकते। अगर कम बताया तो माना नहीं जाएगा। ठीक है सर, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पे रोक नहीं है, आप कम में बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम में बेचा तो आपको स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट के अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी। फायदा है तो जैसे ए और बी आपने एग्जांपल दिए, तो ए को तो एनीवे मैम बहुत पहले था। ठीक है, अभी मैंने इनकम टैक्स की तो बातें ही शुरू नहीं की है ना, इनकम टैक्स का प्रोविजन तो मैं शुरू करूंगा।
अभी तक तो मैं ये बता रहा था, आपका सर्कल रेट फिक्स किया किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना। हम सर्कल रेट तो सीख ही नहीं रहे, हम तो इनकम टैक्स सीख रहे हैं। ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन यूज करना शुरू किया ना, तो पता चला इनकम टैक्स वालों को, उन्होंने कहा यार ये बढ़िया निकले। ठीक है, और इन्होंने कहा यार ऐसा कुछ हमें भी करना चाहिए, और लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 50C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और हमने ये कहा कि सर आप मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, आप स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से कम पर बेच रहे हैं। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कह रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, 4 करोड़ रुपए, हमने बेची कितने की, 50 लाख की। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर आपकी जो सेल प्रोसीड मानी जाएगी ना, इनमें से हायर मानी जाएगी। आप बेचिए 50 लाख की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रोक थोड़ी रहे हैं, बेचिए ना। लेकिन जब इनकम टैक्स लेंगे तो कितने पे लेंगे, इनकम टैक्स 4 करोड़ पे लेंगे। आप सर्कल रेट से कम पर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ठीक है, नहीं बेच सकते का मतलब ये नहीं बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं। आपकी सेल प्रोसीड क्या मानी जाएगी, सेल प्रोसीड सर्कल रेट माना जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो सेक्शन 50C, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर देखिए, ये जो प्रोविजन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं, सेक्शन 50C शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, रजिस्ट्री और किसी चीज की होती नहीं सर, और किसी भी चीज की रजिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, तो इफ एनी असेसी ट्रांसफर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ, अगर आप बेच रहे हैं लैंड या बिल्डिंग या दोनों, एट अ वैल्यू लोअर देन द वैल्यू assessed by stamp valuation authority, SVA, then पहली बात, the value assessed by SVA shall be treated as sale proceeds। एसवीए कह रहा है प्रॉपर्टी 4 करोड़ की आपने बेच दी 50 लाख की, सेल प्रोसीड क्या मानी जाएगी, 4 करोड़ मानी जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारी जो सेल प्रोसीड होगी ना, वो 4 करोड़ मानी जाएगी। ठीक है, और सर हम तो रजिस्ट्रार से भी 10 हाथ आगे हैं। ठीक है, ये प्रोविजन कैपिटल गेन का नहीं है, लेकिन कोर्स में हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 करोड़ रुपए एसबीए के हिसाब से, इन्होंने कितने की बेच दी, 50 लाख की। सर हम ना कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, एसेट को बेचकर होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, और एसेट को बेचकर प्रॉफिट पता है किसको होता है, सेलर को। एसेट को बेचकर प्रॉफिट किसको होता है, सेलर को। ठीक है, हम कैपिटल गेन सेलर के लिए निकाल रहे हैं सर। ठीक है, मिस्टर ए, मेरे एग्जांपल में मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की, हम मानेंगे 4 करोड़ की। मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी कितने की बेची, 50 लाख की, हम मानेंगे 4 करोड़ की। ठीक है, 3.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लेंगे एक्स्ट्रा, किससे, मिस्टर ए से। ठीक है सर, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही। बायर मिस्टर बी, सर एक 4 करोड़ वाली प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने कितने की खरीद ली, 50 लाख की। सोचिए
आपको एक 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख की मिल जाए, फायदे की बात है नुकसान की? सर जबरदस्त फायदा, सर जबरदस्त फायदा। ठीक है, और कसम खा लीजिए हर फायदे पे टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या कहता है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, 3.5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया आपको। तो इस फायदे के ऊपर मिस्टर बी को टैक्स देना पड़ेगा। 3.5 करोड़ का घपला करेंगे ना, 7 करोड़ पे टैक्स लूंगा। ठीक है, पहले 3.5 पे टैक्स लिया किससे, ए से, कैपिटल गेन्स में, और फिर इसी 3.5 करोड़ पे दोबारा टैक्स लूंगा किससे, बी से, इन द ऑफ गिफ्ट। सर ये गिफ्ट माना जाएगा, आपको गिफ्ट मिल गया। ठीक है, और अगर कभी गिफ्ट मिले तो इनकम टैक्स क्या कहता है, अकेले क्यों लेते हो, थोड़ा सा हमें भी तो। ठीक है, इनकम में जोड़ दूंगा सेक्शन 56 टू 10, एसवीए की वैल्यू से कम पर अगर प्रॉपर्टी परचेज की तो डिफरेंस आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और इनकम में ऐड करके इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्स लगा दूंगा। सर दोनों से टैक्स लूंगा। ठीक है, ए से भी और बी से भी। जी सर। सर बी ने 50 लाख रुपए पे किए और 3.5 करोड़ पे टैक्स दे दिया, अब बी की सीओए 4 करोड़ बन जाएगी। ठीक है, अब 4 करोड़ बन जाएगी। ठीक है भाई, 3.5 करोड़ का जो फायदा था उसमें टैक्स तो मिल ही गया ना, तो अब इनके लिए 3.5 करोड़ रुपए इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ के 4 करोड़ मान लूंगा। अब जब ये 10, 15, 20, 50 साल बाद ये बेचेंगे, सीओए 4 करोड़। ठीक है सर, बी घपलेबाज हैं, हम नहीं, हम जस्टिफाइड बात करते हैं। अगर मैंने इसको 4 करोड़ ना माना होता तो 3.5 करोड़ पे आज भी टैक्स लगता। फिर जब कभी ये फ्यूचर में बेचता, बी पर उस टाइम पर 50 सी लगता, एसवीए की वैल्यू से कम पे बेच नहीं पाता, फिर इसे दोबारा टैक्स देना पड़ जाता बेचारे को। सर ये घपला कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, हम तो जस्टिफाइड बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इन 3.5 करोड़ पे आज टैक्स मिल गया ना, अब इसे तुम्हारी कॉस्ट में जोड़ देंगे, अब फ्यूचर में तुमसे दोबारा टैक्स नहीं मांगे। ठीक है, तो अब इनकी जो कॉस्ट मानी जाएगी, एसवीए वैल्यू 4 करोड़ मानी जाएगी। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक था। अभी हम फिलहाल अदर सोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हमारा डिस्कशन है ऑन ऑन कैपिटल, सेक्शन 50C। तो मैं ये कह रहा था, आपकी सेल प्रोसीड्स क्या मानी जाएगी, आपकी सेल प्रोसीड एसवीए की वैल्यू मानी जाएगी। जो भी वैल्यू एज पर एसवीए है वो आपके लिए आपकी सेल प्रोसीड मानी जाएगी। अच्छा सर, एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 4 करोड़ रुपए, मिस्टर ए बेचना चाहते थे, मिस्टर बी खरीदना चाहते थे। इन्होंने कहा जी 4 करोड़ की है, बी ने कहा अरे यार थोड़ा सा देखना कुछ कम कर लो, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, और इन्होंने ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ 95 लाख में खरीद ली। जी सर, मेरा सवाल ये था, सोचिए ये घपलेबाजी है क्या, इन्होंने मैनिपुलेशन कर दी। सर 5 लाख रुपए कम दिए, बताइए घपला है क्या? सर इंडिया है सर, इंडिया। हमारे यहाँ तो सब्जी वाले से सब्जी के साथ धनिया फ्री ना मिले ना तो बुरा सा लगता है ना? सर हमारे यहाँ नेगोशिएशन का तो बड़ा कंसेप्ट होता है। ठीक है, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं नेगोशिएशन करते हैं। ठीक है, ऐसे में सोचिए, क्या यह कहना सही है कि इसने मैनिपुलेशन कर दी? सर दिस इज द केस ऑफ सिंपल नेगोशिएशन। ठीक है भाई, ये तो प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा तो सामने वाला जितने पैसे कहेगा दे थोड़ी दूंगा, कम भी तो कराऊंगा। सर ये मैनिपुलेशन थोड़ी है, ये तो ये तो सिंपल नेगोशिएशन है। सर इस बात को ना लॉ मेकर्स ने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा यार ऐसा होता तो है देखो। ठीक है, और होता है तो एक लिमिट तक ये चीज सही है, एक लिमिट तक। सर 4 करोड़ का एसेट मैं कहूं नेगोशिएशन करके मैंने 40 लाख का ले लिया, सर ये नेगोशिएशन नहीं है, सर आप पागल बना रहे हैं, ये नेगोशिएशन थोड़ी होती है। ठीक है सर, 4 करोड़ की चीज 40 लाख में कैसे मिल सकती है, लेकिन 4 करोड़ की चीज मैं कहूं मुझे 3 करोड़ 90 लाख की मिल गई। सर इतना तो चलता है, सर इतना तो चलता है। इनकम टैक्स ने ना एक परमिसेबल लिमिट दी आपको,
और वो परमिसेबल लिमिट है 10% की। इनकम टैक्स ने कहा भाई देखो 10% तक मान लेंगे, 10% ऊपर 10% नीचे चलता है, ठीक है सर। ऊपर तो कितना ही चलता है, 10 क्यों, आप 100% ऊपर जाइए। आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 8 करोड़ की बेचिए, मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो नीचे नहीं आने दे रहा। नीचे भी आने के लिए मैंने आपको एक रेंज अलाउ कर दी, और वो रेंज कितनी है, 10%। सर 10% किसका, ऑफ अमाउंट पेड, आपने जितने पैसे दिए, एसवीए वैल्यू नहीं, 10% किसका, अमाउंट पेड, ठीक है सर। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिसकी एसवीए वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को 3 करोड़ 90 लाख में खरीद लूं तो 3 करोड़ 90 लाख का 10% कितना, सर 39 लाख। 39 लाख इज द परमिसेबल गैप, इतने तक का डिफरेंस चलता है। हमारा डिफरेंस कितना है, 10 लाख है सर। बताइए परमिसेबल गैप से ज्यादा है या कम है, कम है, चलेगा, नॉट एन इशू। मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ 80 लाख की खरीद ली, तो बताइए परमिसेबल गैप कितना, 38 लाख। मेरा गैप कितना है, 20 लाख। सर चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलेगा का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मैं आपकी सेल प्रोसीड 3 करोड़ 80 लाख लेने को तैयार हूं। सर मैंने ये प्रॉपर्टी ना 3 करोड़ 70 लाख की बेची, बताइए 10% गैप कितना, 37 लाख। मेरा गैप कितना है, 30 लाख। एक्सेप्टेड सर, एक्सेप्टेड, नॉट एन इशू। आपकी सेल प्रोसीड 3 करोड़ 70 लाख ली जाएगी। लेकिन सर अगर आपने ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ 60 लाख की बेच दी तो, अब बताइए 10% कितना। सर देखिए मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूं कि मैं 10% एसवीए वैल्यू का नहीं ले रहा हूं, मैं 10% एक्चुअल सेल प्रोसीड्स का ले रहा हूं। एक्चुअल सेल प्रोसीड का 10% कितना, 36 लाख। गैप कितना है, 40 लाख। ये नहीं चलेगा सर, आपका गैप परमिसिबल गैप से ज्यादा है, ये नहीं चलेगा। तो आपकी सेल प्रोसीड्स कितनी मानी जाएगी, सर आपकी सेल प्रोसीड्स 4 करोड़ मानी जाएगी। सर इन 3 केसेस में ना सेक्शन 50C shall not apply। इनमें 50C नहीं लगेगा, 50C के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे, ठीक है। 50C आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो गैप है ना विद इन द परमिसेबल गैप है। इतना मानता है इनकम टैक्स, हम कहते हैं इतना तो होता है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चलता है। ये थोड़ा कितना, 10%, ठीक है। थोड़ा कितना, 10%। सर 3 साल पहले तक ये 5% होता था, अब गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 10% कर दिया, ठीक है। हो सकता है आप जैसे कोई पुराना क्वेश्चन देखे ना 4-5 साल पुराना, तो उसमें आंसर अभी भी 5% दिया हो, ठीक है। अब ये 5 कितना हो गया है, 10% हो गया है सर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल प्रोसीड्स and SVA value is up to 10% of actual sale proceeds, then अगर ये गैप कितना है, 10% तक है, सेक्शन 50C shall not apply। and actual sale proceeds shall be treated as full value of consideration, full value of consideration। सर आपकी जो एक्चुअल सेल प्रोसीड है ना, वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। आपने 3 करोड़ 90 लाख का बेचा,
बहुत बढ़िया, आपका कैपिटल गेन 3,90,00,000 का निकलेगा। आपने 3,80,00,000 का बेचा, वेरी गुड, 3,80,00,000 का होगा। 3,70,00,000 एक्सेप्टेड, लेकिन 3,60,00,000 नॉट एक्सेप्टेबल। इफ द डिफरेंस between actual sale proceeds and SVA value is more than 10% of actual sale proceeds, then section 50C shall apply and the SVA value shall be treated as full value of consideration. इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसवीए वैल्यू को माना जाएगा। अब एक्चुअल सेल प्रोसीड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अगर आप एसवीए पे ही बेच रहे हैं तो डिफरेंस तो है ही नहीं, है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपके ऊपर 50C लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर आप एसवीए से कम पर बेच रहे हैं फिर सेक्शन 50C लगता है, लेकिन 50C लगाने के लिए हमने आपको एक मार्क यहां तक नहीं लगाएंगे, थोड़ा नीचे जा सकते हैं आप जी, नहीं 91 तक ले सकते हैं सर। 90,00,000 का 10% तो 9 लाख होता है, गैप 10 लाख आ रहा है, 91 ले लीजिए। हो गया, नहीं स्टेट गवर्नमेंट कहेगी ना सर मैं छूट दे रहा हूं, एसवीए थोड़ी, एसवीए स्टैंप ड्यूटी आपसे 1 करोड़ पर ही मांगेगा। यस, टैक्स 91, इनकम टैक्स जब आपका निकाला जाएगा ना, आप 91 लाख सेल प्रोसीड बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली सर, एसवीए 1 रुपए की भी छूट नहीं देता, ये तो हम दे रहे हैं। एसवीए तो आपसे 1 करोड़ रुपए की अगर एसवीए वैल्यू है ना, 1 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी मांगेगा ही मांगेगा। हम ये कह रहे हैं 91 है, कोई बात नहीं, आप इनकम टैक्स 91 के हिसाब से दे दो, ठीक है। सर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। अगर ये आपका स्टॉक इन ट्रेड है ना, तो इनकम कैपिटल गेन्स में नहीं निकाली जाएगी, पीजीबीपी में निकाली जाएगी। सर अगर आप अपना स्टॉक इन ट्रेड मानकर बेच रहे हैं ना बिल्डिंग को, तो आपकी इनकम पीजीबीपी में जाएगी, पहली बात। दूसरी बात 43C है सर, सेम प्रोविजन है, सेम, वहां पे भी 10% तक का ही मार्जिन अलाउड है जी, यहां पे भी 10%। सर बिल्कुल मिरर इमेज है वो इसकी, ठीक है, बस वहां इंडेक्सेशन नहीं होता, स्टॉक इन ट्रेड में इंडेक्सेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। सर 43CA हो या 50C, बिल्कुल सेम वर्किंग है, ठीक है, बस वहां इंडेक्सेशन नहीं हो सकता, यहां हो सकता है, वहां पे भी 110 ही है, दोनों जगह सेम है सर। अगर वहां 20% का मार्जिन अलाउ हो गया तो मैं तो सर चालाक आदमी हूं, मैं तो फिर अपना स्टॉक इन ट्रेड बना लूंगा, है ना। ये तो असेसी को एक तरह से इवेजन की दावत देना है ना। पैरेलल प्रोविजन देयर सर, 1% का भी गैप नहीं जी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। टर्म इंश्योरेंस सर वो तो एग्जम्प्ट होता है, लेकिन उसका इससे क्या रिलेशन है। हाँ सर वो एग्जम्प्ट है सर, उसका इससे, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं जी। हाँ जी जी जी, आई जी जी सर, सर आइए सर। सर सर मैं ये कह रहा था कि इनके पास ना एक बिल्डिंग थी सर, ये बिल्डिंग बेचना चाहते थे सर। बिल्डिंग की जो एसवीए वैल्यू थी ना,
वो कितनी थी बताइए? 4 करोड़ रुपए। सर ये प्रोविजन जबरदस्त है। एसवीए का जो ये कंसेप्ट है ना, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी एक बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। एसवीए जो वैल्यू बताता है ना, वो प्रॉपर्टी की नहीं बताता, एरिया की बताता है। आपके पूरे एरिया में हर बिल्डिंग का रेट एक जैसा। बताइए क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? सर ऐसा तो कभी भी नहीं होता। एक अगर मान लीजिए कोई एक लोकेलिटी है और उसमें 2 गलियां हैं सर, 2 अलग अलग स्ट्रीट्स हैं, सर उन तक का रेट अलग अलग होता है। सर एक ही स्ट्रीट में आगे वाले जो प्लॉट्स होते हैं उनका रेट ज्यादा होता है, पीछे वाले का कम होता है। ठीक है, एसवीए ये सब देखता है नहीं, वो तो बस एक बात देखता है, द्वारका का सर्कल रेट इतना। ठीक है, अब सर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है, उसमें कुछ एरिया बहुत बढ़िया है और कुछ एरिया नॉट सो गुड है। सभी लोगों के लिए क्या जाता है कि मंडे से ऑनलाइन क्लासेस चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। मंडे तक आप सभी लोग इनरोल करवा लें और मंडे को बुक मिलेगी, तो बुक के लिए आप लोग रिसीट स्लिप और अपना ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसका रिसीट का, एप्लीकेशन फॉर्म का आपका जो रिसीट है वो लेके आइएगा, तभी आपको बुक मिलेगी। आज ही को मिलने वाले? नहीं, आज नहीं आ पाएगी, या तो कल आएगी या मंडे को मिलेगी। तो आप अपना रिसीट स्लिप और वो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर लेके आइएगा सारा। सर वो एक छोटा सा इशू था, मंडे ट्यूसडे को मैं एक्चुअली, मैंने कल भी अनाउंस किया था, थोड़ा बाहर जाना था मुझे, तो मंडे और ट्यूसडे को मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा। थर्सडे वेंसडे को छुट्टी होगी मुहर्रम की, वेंसडे को ऑफ है, थर्सडे से नॉर्मल रहेगा। ठीक है सर, मंडे एंड ट्यूसडे को ऑनलाइन क्लास हम कंडक्ट करेंगे, मैं ग्रुप से आपको लिंक शेयर कर दूंगा जी। और मंडे से क्लास में हम लोग वीडियो दी जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोग कल तक रजिस्ट्रेशन करा देंगे। मंडे से क्लास में उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन एंट्री दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप लोग कल तक रजिस्ट्रेशन सर मैं ये बता रहा था, मिस्टर एक बिल्डिंग बेचना चाहते थे, बिल्डिंग की एसवीए वैल्यू कितनी? 4 करोड़ रुपए, लेकिन सोचिए मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर वो तो कुछ भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सर इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना, जेन्युइनली उसका रेट कम था, जेन्युइनली। ठीक है सर, देर आर सो मेनी रीजंस। मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ा अच्छे एरिया में नहीं थी, ठीक है, थोड़ा खराब इलाका था। अब वो खराब इलाका था, रेट कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये सिविक सेंटर के साथ में एक प्लॉट है, यहाँ पे ट्राई की बिल्डिंग बनी है, आपने देखा होगा, ये साथ में ही है बिल्कुल। सर यहाँ एक स्लम हुआ करता था, आज से कुछ 15-18 साल पहले। सर ये भी स्लम होता था पूरा। ठीक है सर, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जाकिर हुसैन कॉलेज में। एक दिन कॉलेज की छुट्टी हो गई, हमने कहा पता नहीं क्या छुट्टी हुई, आ रहे थे, खूब पुलिस ही पुलिस। पता चला जी आज छुट्टी है, वापस चले जाओ, हम चले गए वापस। 2 दिन बाद आके देखा, सर पूरा प्लॉट खाली। ठीक है, यहाँ स्लम था। एक दिन ढेर सारे पुलिस वाले आए एमसीडी के साथ, सबको मार मार के भगा दिया और तोड़ के फेंक दिया। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग बन गई। सर मैं ये कह रहा था, सोचिए जब तक यहाँ स्लम एरिया था, तब तक आसपास के जो प्लॉट्स होंगे ना, उनकी वैल्यू बहुत डाउन होगी। सर ये तो लॉजिकल है सर, इसमें इनकम टैक्स वाले क्या बताएंगे? तो लॉजिकल बात है, एक स्लम के सामने मिस्टर ए का घर है, रेट कम होगा या ज्यादा? तो बहुत कम होगा सर। एसवीए नहीं जानता सर ये बात, एसवीए ने तो रेट डिसाइड कर दिया, मतलब कर दिया। अब मिस्टर ए की जो बिल्डिंग है ना, एसवीए के हिसाब से 4 करोड़ की, मार्केट में इन्हें कोई 1 करोड़ से ज्यादा देके राजी नहीं है। अब बताइए क्या करें? सर ये तो बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है सर। ठीक है, एसवीए साहब कह रहे हैं 4 करोड़ से कम में नहीं बेचने दूंगा। अब क्योंकि एसवीए साहब कह रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं। हमने कहा अगर आपने एसवीए से कम पर बेचा तो आपके ऊपर कैपिटल गेन में टैक्स लगा देंगे। सर वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम सर। अब ये जो एसवीए की वैल्यू है, इसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? कर सकता है। सर एसवीए टैक्स लेता है, बताइए किससे? सर बायर से। अगर बायर चाहे तो, बायर, आई एम द सेलर। सर मैं तो सेलर हूं सर, कैपिटल गेन पढ़ रहा हूं ना। कैपिटल गेन किस पे लगता है? सेलर पे। सर सेलर और एसवीए का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। एसवीए को टैक्स कौन दे रहा है? बायर दे रहा है। क्या मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता हूं?
कर ही नहीं सकता सर, मैं तो सेलर हूं। सर सेलर तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये दो लोगों की बात चल रही है सर। स्टैम्प ड्यूटी कौन देता है? बायर। किसको देता है? एसवीए को। इन दोनों को आपस का रिलेशन है। मैं जाकर कहूं नहीं नहीं गलत है, वो कहेंगे भाई आप कौन? आप तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकते। बायर चाहे तो ऑब्जेक्ट कर सकता है, और बायर चाहे तो सर एसवीए को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में केस कर दे एसवीए की वैल्यू गलत है। अगर ये जीत गया तो अगर कोर्ट ने कह दिया ना प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़, तो एसवीए को 1 करोड़ पे टैक्स लेना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्ट में कौन जाएगा? बायर। सर मिस्टर एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सच में 1 करोड़ की है, एसवीए ने कहा नहीं 4 करोड़। मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से कि भाई ये तो वैल्यू गलत है, बी ने कहा कोई बात नहीं, मैं टैक्स देने को तैयार हूं। सर ये तो तैयार है, बर्बाद तो ए हो जाएगा। सर इसने 7% एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, ठीक है इसकी मर्जी। सर इसका नुकसान किसको होगा? सर ए को। ए पे 20% कैपिटल गेन एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अब ये बेच रहा है 1 करोड़ का, सेल प्रोसीड कितनी मानेंगे? 4 करोड़। सर सच में 1 करोड़ का बेच रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, वैल्यू कितनी मानेंगे? हम तो 4 करोड़ मानेंगे। क्यों? सर 50C का प्लेन प्रोविजन है, लैंग्वेज ऑफ द लॉ है, हम क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? सर ये कोर्ट में नहीं जा सकता, एसवीए के अगेंस्ट ए कोर्ट में नहीं जा सकता, ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। दो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मैं कौन होता हूं बोलने वाला? एसवीए और बी के मैटर में मैं कैसे कोर्ट में जा सकता हूं? तो अब क्या किया जाए? इनकम टैक्स ने कहा बेटा एक काम करो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते ना, आप हमारे पास आओ, और ये दुख भरी दास्तान एओ साहब को सुना दो आकर। अगर एओ साहब को लगा कि हाँ ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो एओ साहब प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलवा लेंगे। सर हमारे यहाँ एक वैल्यूएशन डिपार्टमेंट भी तो होता है, और वहां पर एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है। एओ साहब चाहे तो इस मैटर को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकते हैं, और वैल्यूएशन ऑफिसर से कह सकते हैं सर आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल दो। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जाकर वैल्यू निकाली और ये वैल्यू कम निकल आई, तो हम कह रहे हैं सर हम कम लेने को तैयार हैं। मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर साहब गए, उन्होंने कहा हाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू सच में 1 करोड़, ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 1 करोड़ मानी जाएगी सर। अब वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 1 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है वैल्यूएशन ऑफिसर जरूरी थोड़ी है 1 ही करोड़ का है, हो सकता है वो 1.5 करोड़ कह दे। अब वैल्यू कितनी मानी जाएगी? सर 1.5 मानी जाएगी, ठीक है सर। if the assessee claims that the value assessed by SVA is not correct, ठीक है, then AO may refer the valuation of such property to valuation officer, and the value assessed by valuation officer shall be treated as सेल प्रोसीड्स। सर वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़, तो अब सेल प्रोसीड कितनी मानी जाएगी? 1 करोड़। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा 1.5 करोड़, तो सेल प्रोसीड कितनी मानी जाएगी? 1.5 करोड़। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा 3 करोड़, तो वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 3 करोड़। लेकिन सोचिए अगर कहीं बाय चांस वैल्यूएशन ऑफिसर साहब आए और कहने लगे सर वाह क्या प्रॉपर्टी है, और मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए, तो
सर ये तो बर्बाद हो जाएंगे सर। गए थे रिलीफ लेने के लिए, ठीक है, गए थे वैल्यू कम कराने के लिए, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या करा, और बढ़ा दिया। ठीक है, बताइए क्या ये चीज सही होगी? सर ये तो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सर रिलीफ के सेक्शन में ना आप टैक्स नहीं ले सकते। रिलीफ के सेक्शन में रिलीफ ही देना पड़ता है। रिलीफ के सेक्शन में आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जी सर जी, अरे जी सर। सर मैं ये बता रहा था, द वैल्यू असेस्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, द वैल्यू असेस्ड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट एक्सीड वैल्यू असेस्ड बाय एसवीए। सर एसवीए की वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएशन ऑफिसर साहब नहीं बता सकते। अगर बता दिया तो बता दें, बताने पे नहीं रोक रहा, मानूंगा नहीं। सर मैं ये थोड़ी कह रहा हूं वैल्यूएशन ऑफिसर आप वैल्यू बता नहीं सकते, बता दें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ लॉजिकली वो बताते नहीं है, उन्हें भी तो पता है ये बात कि बताने का फायदा नहीं है, तो वो बताते भी नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस बता दें तो बता दें, मानूंगा नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ना सर हमेशा एक्चुअल सेल प्रोसीड से ज्यादा होती है। वो एक्चुअल सेल प्रोसीड के नीचे कभी नहीं जाएंगे। लॉजिकल बात है सर, है ना। मिस्टर ए ने एक घर बेचा 1 करोड़ का, वैल्यूएशन ऑफिसर साहब आए और आकर कहने लगे नहीं नहीं बेटा 80 लाख। सर हाउ इज इट पॉसिबल सर, एक खुद कह रहा है मैंने 1 करोड़ का बेचा, वैल्यूएशन ऑफिसर साहब कम क्यों करेंगे? और एसवीए कह रहा है 4 करोड़ रुपए, और वैल्यूएशन ऑफिसर साहब आकर कहें नहीं 5 करोड़। तो लॉ इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि सर ऐसा मत कहिएगा, आप एसवीए के ऊपर मत जाइएगा और एक्चुअल सेल प्रोसीड के नीचे। तो सर लॉजिकल बात है वो कभी भी क्यों जाएंगे, असेसी खुद ही इतना डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताते हैं ना सर, वो हमेशा एक्चुअल सेल प्रोसीड्स और एसवीए वैल्यू के बीच की होती है। ठीक है, वो एक्चुअल के नीचे नहीं जाएंगे, एसवीए के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है सर, एक छोटी सी बात आखिरी बस, प्रोविजन खत्म। सर मैं ये कह रहा था कि मिस्टर एक बिल्डिंग परचेस करना चाहते थे, सॉरी मिस्टर एक बिल्डिंग बेच रहे थे मिस्टर बी को। मिस्टर ए इज द सेलर एंड मिस्टर बी इज द बायर। मिस्टर एक बिल्डिंग बेच रहे थे मिस्टर बी को। अब हुआ क्या, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू थी, सपोज एक अलग बिल्डिंग हम लेके चल रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, बी मिस्टर ए के पास पहुंचे कि सर मैं आपकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं। ए ने कहा ठीक है मैं बेचने को तैयार हूं। इन्होंने कहा जी 1.5 करोड़ रुपए लूंगा। बी ने कहा ठीक है मैं देने को तैयार हूं। ए ने कहा सर एक काम और करने दो। बी ने कहा सर बताइए क्या? इन्होंने कहा भाई जरा मैं एसवीए से पूछ लूं कितने की बेचनी चाहिए। इन्होंने जाकर एसवीए से पूछा कि सर आपके हिसाब से वैल्यू कितनी? एसवीए ने भी कहा 1.5 करोड़। एसवीए भी कह रहा है 1.5 करोड़, ए भी कह रहा है 1.5 करोड़। बताइए सही है या गलत है? सही है, 100% करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, सर 1.5 करोड़ की बिल्डिंग बेच रहे हैं सर, इस डील में टाइम भी तो लगेगा, है ना। सर कोई सब्जी खरीदना तो जा नहीं रहा कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया और वापस आते हुए खरीदता वो ले आया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि मिस्टर बी ने जैसे ही सुना 1.5 करोड़ ये बैग में पैसे लेकर पहुंच गए और जाके 1.5 करोड़ रुपए दिए और कहा लाओ चाबी दे दो। सर ऐसा थोड़ी होता है। जनरली जनरली होता यह है कि मिस्टर ए ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, बी ने आकर देखा, फिर फैमिली के साथ आकर देखा, फिर दोस्तों के साथ आकर देखा, अड़ोसियों पड़ोसियों को देखा। सर ऐसे ही होता है घर खरीदते हुए, छानबीन की, सब सही है ना, 10 15 20 दिन 1 महीना लगा दिया, फिर कुछ टोकन मनी दे दी कि भाई ये लो 10 लाख रुपए रख लो और मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। और सुनो
6 महीने बाद डील को फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, 6 महीने बाद डील को फाइनलाइज करेंगे। आज की रेट में हमारी डील डन हो गई कितने पे? 1.5 करोड़ पे। एसवीए की वैल्यू कितनी? 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए पे हमारी डील फाइनलाइज हो गई। अब 6 महीने बाद इन्होंने पे किया और पहुंच गए रजिस्ट्री कराने के लिए किसके पास? एसवीए के पास। एसवीए ने इनसे पूछा कि भाई कहां है तुम्हारी बिल्डिंग? इन्होंने डिटेल बताई कि सर वहां है। एसवीए ने कहा कितने की बेच रहे हो? इन्होंने कहा सर 1.5 करोड़ की। एसवीए ने कहा अच्छा, ये तो गलत है वैल्यू। इन्होंने कहा सर मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख होनी चाहिए। ए ने कहा सर क्या बात करते हो, आपसे ही तो पूछी थी 1.5 करोड़ रुपए। एसवीए ने कहा बेटा कब पूछी थी? इन्होंने कहा सर 6 महीने पहले। एसवीए ने कहा अच्छा 6 महीने पहले पूछी थी ना, अभी 2 महीने पहले 20% से रेट बढ़ाया है। सर एसवीए की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना? अभी तो बताया मैंने, कोविड के टाइम पर एसवीए ने अपने सारे रेट 20% से कम कर दिए थे। सर 20% से रेट कम कर दिए ऑल ओवर द दिल्ली हर प्रॉपर्टी के, ठीक है सर। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1 जुलाई 2022 से रेट फिर से बढ़ाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है सर। 1 जुलाई 2022 को एसवीए ने रेट फिर से बढ़ा दिया, ठीक है। अब सोचिए मेरी डील फाइनल हुई थी यहां पे 1 मार्च 2022 को, रजिस्ट्री कराई मैंने यहां पे 1 अक्टूबर 2022 को। सर जब मेरी डील हुई थी ना, एसवीए का रेट कम था, जब रजिस्ट्री कराई तो एसवीए का रेट ज्यादा था। अब दुविधा यह है कि रेट ये वाला लेकर चलूं या ये वाला। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी यहां पर डील फाइनलाइज हो गई थी? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ठीक है। इनकम टैक्स ने कहा और कोई सबूत? जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जरूर टोकन मनी देते हैं, ठीक है सर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ना मैनिपुलेट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मैनिपुलेशन इज वेरी इजी। पुराने जमाने में तो बहुत आसानी से हो जाती थी, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सर, इंडिया है, सारे काम होते हैं यहाँ तो, है ना। सर कॉन्ट्रैक्ट पता है कैसे बनता है? स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। पहले तो बहुत ही कॉमन था सर, बहुत ही कॉमन, आपको बैक डेट के स्टैम्प पेपर्स मिल जाते थे। आप स्टैम्प पेपर लेने जाइए आज, डेट डलवा लीजिए 10 साल पुरानी, डाल के दे देंगे, पैसे ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने इन स्टैम्प पेपर्स को ऑनलाइन निकालना शुरू कर दिया। पहले ये मैनुअली होता था, और जब मैनुअली होता था तो बहुत घपलेबाजियां होती थी। अब ये पेपर्स ऑनलाइन निकलते हैं, ऑनलाइन होते हैं ना, तो ऑनलाइन में मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। हालांकि मैनिपुलेशन तो खैर हो ही जाती है, लेकिन खैर अब इशू ये है कि गवर्नमेंट ने कहा सर कुछ और प्रूफ लाओ। मैंने कहा सर और क्या प्रूफ? गवर्नमेंट ने कहा